नमस्कार, द रेवोल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज लगातार इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अब तक 47 क्लासेस, 47 वीडियोस इस सीरीज से रिलेटेड आपको मिल चुके हैं। और आप में से काफ़ी सारे मित्रों के ये सवाल भी हैं कि ये जो बुक है, ये कब समाप्त होने वाली है? कितना कंटेंट इसमें और बचा है, जो मुझे आपको डिलीवर करना है? तो इसके बारे में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, इस बुक का जो मेन पार्ट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके इंडियन इंडिपेंडेंस तक जो पार्ट है, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद की जो चीज़ें हैं, उसमें से हम सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि इस बुक का काफ़ी सारा पोर्शन, काफ़ी सारा पार्ट ऐसा है, जहाँ से कभी भी प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो जो-जो चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, वो मैं आपको यहाँ से करा दूँगा। और जैसा कि आपको पता है कि आज सैटरडे है और नेक्स्ट वीक से आपकी एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी वाली बुक भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको, चीज़ें आपको सही लगती हैं, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के बारे में, ठीक है? तो आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत हम किन-किन चीज़ों के बारे में आज के इस क्लास में बात करेंगे? हम बात करेंगे अनौद्योगीकरण के बारे में। एक तरफ जहाँ यूरोप में औद्योगीकरण हो रहा था, तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत की स्थिति के बारे में हम बात करें, तो यहाँ पर जो भारतीय हस्तशिल्प था या छोटे-छोटे उद्योग थे, उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो धीरे-धीरे इन चीज़ों का क्या हो रहा था, क्षय हो रहा था, इन चीज़ों का ह्रास हो रहा था, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ किसानों की जो दरिद्रता थी, गरीबी थी, वो भी बढ़ती जा रही थी और सरकार और किसानों के बीच में जो मीडिएटर्स थे, जो कि किसानों से लगान की वसूली करते थे और उसका कुछ पार्ट सरकार को पहुँचाते थे और कुछ पार्ट जो है वो अपने पास रखते थे। ये बिचौलिया या मीडिएटर वर्ग था, जमींदार वर्ग भी इसको कह सकते हैं। उनका उदय किस तरीके से हुआ उसके बारे में बात होगी। कृषि की बिगड़ती हुई दशाएँ, अकाल और निर्धरता और भारतीय कृषि का जो वाणिज्यीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक उद्योगों का विकास किस तरीके से हुआ और राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय किस तरीके से हुआ। ये सारी चीज़ें हम भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो वन बाय वन सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं। सबसे पहले हम अनौद्योगीकरण की बात करेंगे। अनौद्योगीकरण की बात जो की जा रही है वो भारतीय संदर्भ में की जा रही है। एक तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, लेकिन उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सकारात्मक प्रभाव है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई। चार्टर एक्ट 1813 के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो वहाँ पर आपने क्या देखा था कि चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत से व्यापार की छूट प्रदान कर दी जाती है और जो इंडियन प्रोडक्ट थे, भारतीय उत्पाद थे, जिनका निर्माण भारत में हो रहा था, उनका यूरोपीय बाजारों में एंटर करना कहीं न कहीं कठिन हो जाता है। रेलवे का विकास होता है और रेलवे के विकास ने भारतीय संबंध में अगर हम देखें, भारत के पर्सपेक्टिव से देखें, तो भारत को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं पहुँचाया। रेलवे का विकास भी जो किया गया, वो कहीं न कहीं यूरोपीय उत्पादों को भारत के दूर-दराज क्षेत्रों में पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया। यानी जो एक तरह से हम मॉडर्नाइज़ेशन कह सकते हैं, आधुनिकीकरण की बात जो पाश्चात्य विचारक कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में कि भारत में उन्होंने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग दिया। तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि उस समय भारत के आधुनिकीकरण की बात की गई, लेकिन ये जो भारत का आधुनिकीकरण किया जा रहा था, ये भारतीय पर्सपेक्टिव से नहीं था। यूरोपीय अपने उद्देश्यों की या अपने हितों की पूर्ति के लिए ही इन सारे कामों को कर रहे थे। तो रेलवे ने जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाया, वो ब्रिटेन को ही पहुँचाया, क्योंकि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे, उन सारे प्रोडक्टों को भारत के दूर-दराज क्षेत्रों में पहुँचाने का काम रेलवे ने किया। अंग्रेजी जो माल था, अंग्रेजी जो प्रोडक्ट थे, वे भारतीय बाज़ारों में भर गए थे और इससे क्या हुआ कि जो भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प था, उस उद्योग को जो है काफ़ी नुकसान यहाँ पे देखने को मिलता है। इस काल में एक तरफ जहाँ इंग्लैंड में औद्योगीकरण हो रहा था, वहीं भारतीय शिल्पकार जो थे या दस्तकार जो थे, वो पर्याप्त संरक्षण के अभाव में काफ़ी बुरे दौर से गुज़र रहे थे। जब ये सारी चीज़ें हो रही थीं, भारतीय परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग को नुकसान हो रहा था, उनके पास कोई भी काम नहीं बचा था, क्योंकि अब जो भारतीय बाज़ार थे, उसमें जो पहले भारतीय सामान हुआ करता था, भारतीय उत्पाद हुआ करते थे, उनकी जगह अब विदेशी उत्पादों ने ले ली थी। तो कहीं न कहीं इनका काम छूटा और काम छूटने के बाद इन्होंने गाँवों की ओर पलायन करना
प्रारंभ कर दिया। तो भारतीय शिल्पियों के द्वारा गाँवों में पलायन किया गया और पलायन जब इनका हुआ, तो गाँवों में कोई काम नहीं था, एक ही काम था, कृषि ही वो कर सकते थे और कृषि पर पहले से ही बहुत ज़्यादा दबाव था, कृषि भूमि पर पहले से ही बहुत ज़्यादा दबाव था। जब ये सारे लोग भी गाँवों की तरफ बढ़े तो कहीं न कहीं कृषि भूमि जो थी उस पर जो दबाव था, प्रेशर था वो और ज़्यादा बढ़ गया, जिससे ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी, वो कहीं न कहीं चरमरा गई। कृषकों की दरिद्रता जो है वो बढ़ती जा रही थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने केवल ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की प्राप्ति पर ही ध्यान दिया। उन्होंने किसानों की कंडीशन कैसी है, किसानों को स्थिति जो है उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है, कृषि भूमि का उद्धार किस तरीके से किया जा सकता है, इन चीज़ों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू की वसूली जो है वो यहाँ से की जाए। और इस संबंध में जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा है, हम भारत में ब्रिटिश नीतियों के सर्वेक्षण के बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर हमने बहुत सारी नीतियों के बारे में पढ़ा, अलग-अलग क्षेत्रों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई गई। उन पॉलिसीज़ में हमने भू-राजस्व नीतियों के बारे में बात किया, भू-राजस्व बंदोबस्त के बारे में बात किया। तो इसमें से जो स्थायी बंदोबस्त था, इसको आप पिछली क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ कि ज़मींदारों के द्वारा किसानों से मनचाही वसूली की गई। स्थायी बंदोबस्त में एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा ज़मींदारों से और एक भू राजस्व की जो रकम थी, वो निश्चित कर दी गई थी कि ज़मींदार जो है किसानों से जितना मन चाहे वो वसूल सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनको एक निश्चित भाग ही उस वसूली का देना पड़ता था। तो जो निश्चित किया गया एक तरीके से रेट था किसका? रेवेन्यू का। तो वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुँच जाता था, लेकिन उसके ऊपर भी जो ज़मींदार थे वो किसानों से वसूली करते थे, उसको वे अपने पास रखते थे। तो जमींदारों के द्वारा जब किसानों से मनचाही वसूली की गई तो कहीं न कहीं किसानों की जो दरिद्रता है, कमज़ोरी है, वो बढ़ती चली गई। जमींदारों ने क्या किया? जमींदारों ने किसानों को भूमि से बेदखल करने का काम किया। किसानों से ज़बरदस्ती काम करवाया गया, बलपूर्वक कार्य करवाना जिसको आप बेगार के नाम से जानते हैं और अत्यधिक लगान वसूलने के कारण कृषक ऋण में भी वृद्धि हुई क्योंकि अगर जैसे मान कर के चलिए कि भूमि में उतनी उपज नहीं हुई है, लेकिन जो रेवेन्यू है वो किसानों को देना ही देना है। तो इसकी लिए यानी कि वो रेवेन्यू देना ही देना था, तो उसके लिए किसानों को ऋण लेने पर भी मजबूर होना पड़ा, जिससे कृषक ऋण में भी वृद्धि हुई। कृषि की बिगड़ती दशा एवं गतिरोध के बारे में बात करते हैं। कृषकों के पास कृषि साधन भी नहीं थे और कृषि को उन्नत बनाने के लिए, कृषि को और ज़्यादा सुधारने के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, तो ये भी किसानों के पास नहीं था। दूसरी तरफ सरकार ने भी कृषि शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया। कृषि शिक्षा पर व्यय के नाम पर बहुत कम पैसा जो है गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया गया और भारतीय कृषि का पतन और उत्पादकता में भी यहाँ से जो है वो कमी देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के कृषि की दशा जो है वो बिगड़ती जा रही थी। अकाल एवं निर्धनता, अकालों की भी अगर हम विशेष रूप से बात करें, तो ये किसके परिणाम थे? ये औपनिवेशिक शोषण के कारण जो गरीबी पैदा हुई थी भारतीय समाज में, उसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में अकालों को देखा जा सकता है। 1850 से लेकर के 1900 के बीच में इन अकालों से, इन दुर्भिक्षों से लगभग 2.8 करोड़ लोगों की मृत्यु भी यहाँ पर देखने को मिलती है। भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण को देखते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। वाणिज्यीकरण का मतलब जो परंपरागत फसलें उगाई जाती थीं, खास करके खाद्यान्न वगैरह, उनको न उगा करके जो अ, जैसे गन्ना हो गया, जूट हो गया, है ना? इस तरह की फसलें जो है जिनको हम नगदी फसलें बोल सकते हैं, इन फसलों को उगाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। कुछ विशेष फसलों का उत्पादन ग्रामीण उपयोग के लिए न हो करके अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए यहाँ पे किया जाने लगा। इस वाणिज्यीकरण के प्रमुख कारण क्या रहे? एक तो जो मुद्रा अर्थव्यवस्था थी, उसका प्रसार हो रहा था, यानी करेंसी का प्रसार हो रहा था। देशी-विदेशी व्यापार में वृद्धि हो रही थी। एक तरफ परिवहन और संचार के साधनों में भी वृद्धि हो रही थी और परिवहन और संचार के साधनों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय मंडी का विकास हो चुका था। रूढ़ी और परंपरा के स्थान पर संविदा और प्रतियोगिता की जो भावना थी, वो लगातार जो है वो प्रसारित होती जा रही थी, फैलती जा रही थी। तो ये कहीं न कहीं कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रमुख कारणों के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि कृषि का जो वाणिज्यीकरण किया गया, इससे न तो किसानों को कोई लाभ हुआ और न ही जो भूमि पर उत्पादन किया जाता था, कृषि उत्पादन किया जाता था, उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं देखने को मिली। आधुनिक उद्योगों के विकास के बारे में बात करते हैं। 19th सेंचुरी के उत्तरार्ध में देश में मशीनी युग की शुरुआत होती है
और इस मशीनी युग की शुरुआत के अंतर्गत 1853 में आप देखते हैं भारत की पहली सूती मिल की स्थापना की जाती है बॉम्बे में। किसके द्वारा? कावस जी नाना भाई के द्वारा। 1855 में भारत की पहली जूट मिल खुलती है बंगाल के रिश्रा में। हालांकि इसमें से बहुत सारे उद्योगों की स्थापना भारतीय लोगों के द्वारा भी की गई, लेकिन ज्यादातर जो उद्योग थे उन पर स्वामित्व जो था वो यूरोपीय लोगों का ही था। 20वीं शताब्दी में जैसे यहाँ पर हम देखते हैं 1853 1855 में सूती मिल और जूट मिल की स्थापनाएं होती हैं। 20वीं शताब्दी में इनके अलावा भी जो और प्रमुख उद्योग थे जैसे चीनी उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग होगा, आदि क्षेत्रों में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों की स्थापना की जाती है। उद्योगों की स्थापना में देश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को ज़्यादा महत्व दिया गया। मतलब ऐसा नहीं किया गया कि जैसे उद्योगों की स्थापना की जा रही है, तो देश के सभी भागों में इनकी स्थापना की गई। कुछ विशेष स्थानों पर ही जो कहीं न कहीं उद्योगों की दृष्टि से या जो कच्चा माल या रॉ मटेरियल है उसकी दृष्टि से जो संपन्न क्षेत्र थे, उन्हीं क्षेत्रों में उद्योगों का विकास किया गया। जबकि अन्य क्षेत्रों की यहाँ पर क्या की गई? उपेक्षा की गई, जिससे कहीं न कहीं क्या फैली? क्षेत्रीय असमानता जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। सामाजिक तौर पर एक औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग की बात करें या श्रमिक वर्ग के अभ्युदय की बात करें, तो वो भी इस चरण में उदय हुआ और इस चरण की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता के तौर पर देखा जा सकता है। राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय भी इसी समय होता है। बुर्जुआ ये जो टर्म है इसके बारे में मैं आपको, अगर आपने स्टार्टिंग से ये सीरीज देखी है तो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको आप एक मिडिल क्लास ग्रुप की तरह देख सकते हैं। तो एक तरफ जब भारत में उद्योगों की स्थापना हो रही थी, तो वहीं जो भारतीय व्यापारी थे, बैंकर्स थे, जो ऋण वगैरह देने का काम करते थे, साहूकार थे, इन्होंने भारत में अंग्रेजों के छोटे सहयोगी के रूप में काफ़ी पैसा बनाने का काम किया। भारतीय साहूकारों ने ऋण के बोझ से दबे हुए किसानों को ऋण देने के साथ-साथ अंग्रेजों के भू राजस्व संग्रहण में भी काफ़ी हेल्प करी। भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजी माल को भारत के सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाने में भी सहायता की। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी आलोचना, यानी एक तरफ ब्रिटेन के द्वारा बार बार ये कहा गया कि वे भारत को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाना चाहते हैं या भारतीय लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्हों के द्वारा जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी, इसकी जो कमियां थीं, उनको उजागर किया गया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की आलोचना की गई। तो क्या-क्या चीजें इसमें हुई, उनके बारे में देखते हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो बुद्धिजीवी थे, उनके द्वारा ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का समर्थन किया गया। यानी पहले जब ब्रिटेन के जो मूल उद्देश्य थे या इनका जो मेन पर्पस था उसके बारे में लोगों को पता नहीं था। ये जो सारे काम यहाँ पे कर रहे थे, तो इसके बारे में जो भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग था उसने सोचा कि जो ब्रिटेन है, ये जो काम कर रहा है, चाहे परिवहन के साधनों के विकास की बात हो, सड़कों के विकास की बात हो, रेलवे के विकास की बात हो, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि कहीं न कहीं इससे भारत के आधुनिकीकरण में, भारत के मॉडर्नाइज़ेशन में मदद मिलेगी। ठीक है? तो उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का समर्थन किया, क्योंकि वे ऐसा सोचते थे कि अत्याधुनिक तकनीकी के विकास और देश के आधुनिकीकरण जो है करने में इन नीतियों के द्वारा मदद मिलेगी। लेकिन धीरे-धीरे ब्रिटेन का जो मेन रवैया था, उसका जो मेन पर्पस था, वो इन लोगों के सामने आने लगा। 1860 के पश्चात ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की वास्तविक मंशा जो है, भारतीय लोगों के सामने स्पष्ट रूप से निकल कर के सामने आती है। तो इसमें सबसे पहले जिनके बारे में हम बात करते हैं, वे हैं दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी बुक में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत जो है वो एक्सप्लेन किया था। दादा भाई नौरोजी को आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का क्या किया? विश्लेषण किया, उनको एनालाइज किया। इसके अलावा और भी प्रमुख आर्थिक विश्लेषक थे, जैसे महादेव गोविंद रानाडे हो गए, आरसी दत्ता हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, है ना? जी सुब्रमण्यम अय्यर हो गए और पृथ्वी चंद्र राय हो गए। तो इसमें से जो आरसी दत्त थे, इन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इस बुक की रचना भी करी। ठीक है? तो इन लोगों ने ये बताया कि ब्रिटेन भारत के मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो भी काम कर रहा है, भारत के औद्योगिकरण के नाम पर जो भारत में गतिविधियां कर रहा है, उसका उद्देश्य भारतीय लोगों को किसी भी रूप में लाभ पहुंचाना नहीं है। वो केवल और केवल अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए ही ये सारे काम कर रहा है। तो इन विश्लेषकों ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया, इन्होंने ये बताया कि जो भारतीय धन है वो इंग्लैंड पहुंचता है और इंग्लैंड पहुंच करके वापस भारत में आता है और वापस भारत में आने के बाद में इसे पूंजी के रूप में यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से भारतीय लोगों के शोषण का जो दुष्चक्र है
वो लगातार चलता रहता है। इन लोगों ने सरकार से मांग की कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसका स्वरूप इस तरीके का हो कि वो भारतीय हितों के अनुरूप तय किया जाए। इसके साथ ही इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से विकसित करने के बारे में भी जो मत है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा। ब्रिटिश शासन की व्यापार, वित्त, आधारभूत विकास यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे जुड़ी हुई नीतियाँ या व्यय से जुड़ी हुई नीतियाँ, वो भारतीय हितों के अनुरूप न होकर के केवल साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप बनाई गई थी। बुद्धिजीवियों ने ये तर्क दिया कि अंग्रेजों द्वारा रेलवे का विकास भी अपने व्यापारिक लाभ के लिए किया गया है, न कि भारत के विकास के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है आर्थिक निकास, वैसे इसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा-सा और विस्तार से समझ लेते हैं, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल जाए। तो आर्थिक निकास का सिद्धांत ये क्या था, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था? भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए अवेलेबल नहीं था और राजनीतिक कारणों से जिसका जो प्रवाह है, जिसका फ्लो है, इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, उसे आर्थिक निकास की संज्ञा दी गई। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले आर्थिक निकास की जो अवधारणा थी, आर्थिक निकास का जो कॉन्सेप्ट था, उसको प्रेजेंट किया। आर्थिक निकास के प्रमुख तत्व क्या थे? अंग्रेज प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों के जो वेतन एवं भत्ते थे, वो भी भारतीय पैसे से दे रहे थे। भारत द्वारा विदेशों से लिए गए ऋणों के जो ब्याज थे, वो भी भारत के पैसे से दिए जा रहे थे। नागरिक और सैन्य विभाग के लिए ब्रिटेन के भंडारों से खरीदी गई वस्तुएं, नौवहन कंपनियों को दी गई अदायगी, विदेशी बैंकों और बीमा कंपनियों को दिया गया धन, गृह व्यय, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी शेयर होल्डर थे या भागीदार थे, उनका जो प्रॉफिट शेयर था, वो भी सब भारत के पैसे से दिया जा रहा था। ठीक है। तो भारतीय धन के इंग्लैंड को निकास से देश में पूंजी का निर्माण और संग्रहण नहीं हो सका, जबकि इसी धन से जो धन यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रिटेन पहुंचाया गया, इसी धन से इंग्लैंड में औद्योगिक विकास के साधन यानी जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हम करते हैं, जिस औद्योगिकरण की बात हम करते हैं, उस औद्योगिक विकास के लिए जो भी साधन थे या गति थी, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ गई। यानी भारतीय पैसे का जो एक सकारात्मक प्रभाव था, वो इंग्लैंड के हित में यहाँ पर देखने को मिलता है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को इस धन से जो भी प्रॉफिट प्राप्त होता था, उसे पुनः पूंजी के रूप में भारत में लगा दिया जाता था। यानी भारतीय पैसे से ही वो अपने उद्योगों को वहाँ पे डेवलप कर रहे थे और वहाँ पे अपने उद्योगों को डेवलप करने के बाद में जो भी प्रॉफिट उनको मिल रहा था, उस प्रॉफिट से वापस भारत में उसको एक पूंजी के रूप में लगाया जा रहा था। इस धन के निकास से भारत में रोजगार और आय की जो भी संभावनाएं थी, उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। ये कुछ प्रमुख विचार हैं जो इस संबंध में अलग-अलग लोगों के द्वारा दिए गए हैं। तो इन सभी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन मतलब इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनको अगर आप थोड़ा-सा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो उस समय की जो स्थितियाँ थी, उसके बारे में थोड़ा-सा आइडिया आपको लग जाता है। ठीक है? और कभी-कभी ऐसा होता है, कभी-कभी ही होता है कि जो कोटेशन है, कोई भी कथन है या कोई भी वक्तव्य जो किसी भी तत्कालीन व्यक्ति के द्वारा दिया गया, वो कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है। तो जो ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पर पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है। विलियम बेंटिक ने कहा था कि भारत की इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई दूसरा जोड़ नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। मांटगोमरी मार्टिन ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इन्होंने कहा था कि सूरत, मुर्शिदाबाद, ढाका और अन्य स्थानों जहां भारतीय शिल्पकार रहते थे, ये जो स्थान है जिनके नाम आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सूरत, मुर्शिदाबाद, ढाका, ये ऐसे स्थान थे जहां पर शिल्पी सबसे ज्यादा संख्या में रहते थे। सबसे जो छोटे छोटे उद्योग थे वो यहाँ पर काफी उनका संकेंद्रण हुआ करता था। तो सूरत, मुर्शिदाबाद, ढाका और इसके अलावा जो भी अन्य स्थान थे जहाँ पर भारतीय शिल्पकार रहते थे, उनकी बर्बादी और सर्वनाश इतना अधिक दर्दनाक तथ्य है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं इसे व्यापार का न्यायपूर्ण तरीका नहीं मानता। मेरे विचार में ये निर्बल पर सबल का बल प्रयोग है। ये मांटगोमरी मार्टिन के द्वारा कहा गया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था भारी करों के दुष्परिणाम के संबंध में कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं, क्योंकि बंगाल एक ऐसा स्थान था, जैसे अगर आप जैसे आपने स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखी तो आपको ये आइडिया लग गया होगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री आपने पहले भी पढ़ी होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बंगाल है वो बहुत ज़्यादा भारत के समृद्ध क्षेत्रों में से
एक था। भारत के समृद्धतम क्षेत्रों में से एक माना जाता था बंगाल को, और बंगाल की जो दुर्दशा अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी, या बंगाल का जिस तरीके से शोषण किया गया था, वो आप पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, ठीक है? तो सारा बंगाल जो है वो एक जंगल में बदल गया है, जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। ये बंगाल के बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था। दादाभाई नौरोजी ने कहा था, यह आर्थिक नियमों का निर्दयतापूर्ण अभियान नहीं है, अपितु ये ब्रिटिश नीतियों की विवेक रहित और निर्दयतापूर्ण कार्यवाही है। यह भारतीय संसाधनों का भारत में ही निर्दयतापूर्ण भक्षण है, तथा आगे यह भारतीय धन का इंग्लैंड को निर्दयतापूर्ण निकास है। यह भारतीयों की निर्दयतापूर्ण हत्या है, और यह भारत के सर्वनाश की तैयारी है। ठीक है, जो धन भारत से जो लूट कर अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटेन पहुंचाया गया, उसके संबंध में दादाभाई नौरोजी ने ये बात कही थी। आरसी दत्ता ने क्या कहा कि भारत से इंग्लैंड को धन का निकास एक भारतीय कवि की उपमा के समान था, जिसमें एक राजा का अपनी प्रजा से अधिक धन ग्रहण करना सूरज द्वारा पृथ्वी से उस पानी को प्राप्त करने के समान होता है, जो वर्षा के रूप में उसे पुनः भूमि को दे देता है। परंतु यहाँ तो सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है, और वर्षा कहाँ पे करता है? इंग्लैंड में करता है। तो इस तरीके से उपमा देते हुए इस धन निष्कासन के सिद्धांत को आरसी दत्ता के द्वारा समझाया गया था। जॉन सुलीवन, जो कि मद्रास के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि हमारी प्रणाली या हमारा जो सिस्टम है एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है। ये एक ऐसा कोट है जो पहले पूछा जा चुका है, ठीक है? हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है, जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु को सोख लेता है और फिर उसे टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देता है, इंग्लैंड की जो टेम्स नदी है, ठीक है? तो ये सारे अलग-अलग वक्तव्य थे, जिसमें से जो प्रमुख थे वो मैंने आपको बता दिया। इसमें मैंने ऐड कर दिया, आपकी किताबों में भी ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो इसको ज़रूर पढ़ा करिए, इससे पूरे के पूरे चैप्टर का एक क्रक्स जो है वो आपको मिल जाता है, ठीक है? तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी आज ही मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।